दिखाई दे रहा है? चलिए विकास कुमार, चलिए ठीक है। हाँ विकास कुमार, मिठू कुमार, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज आप लोग का जो बैच चल रहा है ब्रह्मास्त्र बैच का, आज 7वां क्लास है, 6ठा या 7वां क्लास है। आप लोग जितना भी क्लास चल रहा है उसको बढ़िया से एक बार देख लिया कीजिए, घर में भी सभी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। चलिए सबको जुड़ गए, शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं कि अगर पूछ दिया जाए कि संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। सुबोध कुमार, आदित्य राज, रणधीर कुमार, मिस्टर अंकित स्टडी, ठीक है। आदित्य राज, बहुत अच्छा। चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। तो हम लोग का क्वेश्चन आपका है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में लिखना था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो संधारित्र में 2 प्लेट होता है, ठीक है। संधारित्र में किसी भी तरह का संधारित्र रहेगा उसमें प्लेट का संख्या जो रहेगा 2 रहेगा। मान लेते हैं 3 संधारित्र लिए हैं, ठीक है। पहला प्लेट हमेशा प्लस होता है, दूसरा प्लेट हमेशा माइनस होता है। किसी भी संधारित्र में 2 प्लेटें होती है। प्रथम प्लेट में धन आवेशित होता है और दूसरा प्लेट जो आपका है ऋण आवेशित होता है, ठीक है। ये दोनों प्लेट को 3 संधारित्र है, ठीक है। 3 संधारित्र है। श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग को देख रहे हैं। ये जो पहला आप लोग का देख रहे हैं ये श्रेणी क्रम संयोजन आप लोग का देख रहे हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? जिसमें जितना भी कंडेंसर रहेगा उसमें प्रत्येक कंडेंसर के प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ते हैं, दूसरे को पहले से, फिर अगला संधारित्र जो है उसका दूसरा को पहला से, इसी तरह से फिर दूसरा और रहता, फिर दूसरा प्लेट को अगला संधारित्र के पहला प्लेट से, यानी 2 in 1। माइनस को प्लस, प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते हैं? 2 in 1 करते हैं, ठीक है। और अंत में क्या करते हैं कि जो पहला कंडेंसर रहता है उसका पहला प्लेट को हम लोग धन आवेश से आवेशित करते हैं और लास्ट वाला जो कंडेंसर है उसके दूसरे प्लेट को हम लोग अर्थिंग करते हैं। पहला जो संधारित्र है उसके पहला प्लेट को हम लोग क्या करेंगे? धन आवेश से आवेशित करेंगे, चार्ज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और जो लास्ट कंडेंसर आपका कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में, उसके दूसरे प्लेट को हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो श्रेणी क्रम जो सीरीज कॉम्बिनेशन है कि जितना भी संधारित्र रहेगा, मान लेते हैं कि अलग अलग संधारित्र है, इसका धारिता मान लेते हैं C1 है, दूसरा संधारित्र का धारिता C2 है, तीसरा संधारित्र का धारिता C3 है। तीनों संधारित्र का धारिता हम लोग अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। आवेश क्या होगा? सब में बराबर होगा। संधारित्र में जो श्रेणी क्रम में जुटा हुआ रहेगा, सीरीज में जो जुटा हुआ रहेगा, सीरीज में जितना भी कंडेंसर जुड़ा हुआ रहेगा सब में आवेश क्या होगा? बराबर होगा। अगर इसमें आवेश Q हम लोग दे रहे हैं तो इसमें भी आवेश Q होगा, इसमें भी आवेश Q होगा, इसमें भी आवेश Q होगा। संधारित्र का धारिता कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? आवेश सब में बराबर होगा। लेकिन विभवांतर जो होगा अलग अलग होगा।
मान लेते हैं इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3। संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर जो है श्रेणी क्रम में अलग अलग होगा, आवेश सब में बराबर होगा। श्रेणी क्रम में सीरीज में जितना भी कंडेंसर जुड़ा हुआ रहेगा सब में आवेश क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग का कहना है कि इसमें समतुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये आपका क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए कि संधारित्र में जो है समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, तो देखिएगा ये आपका क्वेश्चन आ गया है ना, बढ़े हम लोग तो बढ़े, ठीक। तो पहला संधारित्र में, दूसरा संधारित्र में और तीसरा संधारित्र में सबका धारिता, आवेश और विभवांतर हम लोग लिख चुके हैं, नहीं सब हम लोग लिख चुके हैं। तो हम लोग प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र के लिए, तो प्रथम संधारित्र के लिए क्या हो गया, Q बराबर CV, Q बराबर क्या होता है CV, नहीं यहां लिख देते हैं Q बराबर CV, तो C के जगह C1 है और V के जगह देखिए क्या है, V1 है। पहला में हम लोग देख सकते हैं, पहला में हम लोग देख सकते हैं Q के जगह तो Q आवेश तो सब में बराबर था, और C के जगह C1 है और V के जगह क्या है, V1 है। नहीं, इसे हम लोग V1 निकाल लेंगे, V1 बराबर हो जाएगा Q बटे C1। उसी तरह से दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए हैं, दूसरे संधारित्र के लिए क्या होगा, उसी तरह से Q बराबर C2V2, यहां लिखा हुआ है Q बराबर C2V2, यानी V2 बराबर हो जाएगा Q बटे क्या, C2। उसी तरह से तीसरे संधारित्र के लिए जितना संधारित्र रहेगा उसी टाइप से हम लोग कर देंगे। तीसरे संधारित्र के लिए Q बराबर C3V3, यानी कि V3 बराबर Q बटे C3, Q बटे क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। नहीं, ये तीनों का आप लोग निकाल लिया, और ये पूरे कॉम्बिनेशन के लिए, पूरे संयोजन के लिए अगर देख रहा है, अगर पूरे संयोजन के लिए देख रहा है तो जो ये हो जाएगा आपका पूरे संयोजन के लिए Q बराबर CV, यानी कि V बराबर Q बटे C, V बराबर हो जाएगा Q बटे C। फिर से देख लीजिएगा, अभी जस्ट बता रहे थे श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जितना भी कंडेंसर रहेगा सब के दूसरे प्लेट को अगले कंडेंसर के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, यानी 2 in 1 -4 प्लस। फिर लास्ट में क्या करते हैं, अंतिम में प्रथम संधारित्र के पहला प्लेट को धन आवेश से अभिषेक करते हैं और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को अर्थिंग करते हैं। ऐसे जितना भी संधारित्र रहेगा सब में आवेश जो रहेगा बराबर रहेगा, और विभवांतर क्या रहेगा, प्लेट के बीच विभवांतर जो होगा अलग अलग होगा। धारिता उसका कुछ भी क्यों ना हो, जैसा हम लोग माने हैं, सब में माने हुए हैं। तो हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कंडेंसर हम लोग लिए हैं, तीनों के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। Q बराबर CV मेन फार्मूला होता है। तो पूरे संयोजन के लिए टोटल जो यहाँ विभवांतर V1 है, यहाँ विभवांतर V2 है, यहाँ विभवांतर आपका V3 है, तीनों मिला के कुल विभवांतर हो जाएगा पूरे संयोजन के लिए, पूरे संयोजन के लिए पूरे संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, टोटल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल जो विभवांतर लेंगे तीनों का योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। V के जगह देखिए आया हुआ है Q बटे C, V1 के जगह आया हुआ है Q बटे C1, V2 के जगह आया हुआ है Q बटे C2, V3 के जगह से Q बटे C3। Q कॉमन आगे Q से कट जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
यही श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त हो गया। श्रेणी क्रम में यही आ गया। अगर दो कंडेंसर रहेगा, दो संधारित्र के लिए दो को रहेगा तो डायरेक्ट आप दुइये को कीजिएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, यानी कि c बराबर आ जाएगा c1 c2 बटे c1 प्लस c2। अगर समान धारिता का n संधारित्र रहे तो c डैश बराबर जो हो जाएगा c बटे n कर दीजिए। जितना कंडेंसर रहेगा उतना से क्या करेंगे हम लोग भागा दे देंगे। जैसे 10 को कंडेंसर है और 10 ओम का है। हाँ चलिए बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, गप नहीं कीजिए। AAS मैथमेटिक्स थोड़ा सा देखिएगा तो जितना कंडेंसर रहेगा उतना कंडेंसर के संख्या से क्या करेंगे भागा देंगे। हम लोग थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं बाबू। कमेंट में आप लोग कमेंट पढ़ते रहिएगा और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते रहिएगा तो फिर आप लोग का टॉपिक में स्लो हो पाएगा। हम खुद देखिए स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है। मात्र एग्जाम में 10 दिन के आसपास बचा हुआ, 8 दिन 10 दिन। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? हाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर बता दें फिर से। चले ठीक है अनूप कुमार बता देते हैं। आप पहले इधर देखिए, 3-4 क्वेश्चन पहले इसका है, उसको बताने दीजिए। इसका 3-4 क्वेश्चन है अभी, उसके बाद आपका एनपीएन और पीएनपी बता देंगे। एनपीएन और पीएनपी बता देंगे अभी तुरंत। पहले इसको देख लीजिए। ये श्रेणी क्रम आपका क्लियर है? चलिए अगला देखिए समांतर क्रम संयोजन। अगला आपका है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या है कि 2 in 1 कनेक्शन किया था ना। जितना भी कंडेंसर था सबका दूसरा प्लेट को हम लोग अगले कंडेंसर के पहला प्लेट से जोड़े थे। नहीं, इसमें क्या करते हैं, जितना भी कंडेंसर रहेगा, जितना भी कंडेंसर रहेगा, ठीक है, सबके पहला प्लेट को, पहला प्लस होता है, दूसरा प्लेट माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। जितना भी कंडेंसर रहेगा सबके पहला प्लेट को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ देते हैं, सबके दूसरा प्लेट को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। ठीक है, जितना भी कंडेंसर रहेगा सबके पहला प्लेट को एक साथ एक बिंदु पर, सबके दूसरा प्लेट को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। और अंत में क्या करते हैं, दोनों बिंदु को, अंत में ये दोनों बिंदु को एक बाहरी परिपथ से हम लोग जोड़ दिया जाता है, जोड़ देते हैं। ये दो बिंदु हो गया A और B। धारिता मान लेते हैं C1 है, C2 है, C3 है। इसमें क्या होगा कि आवेश का मान अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम में देखे थे कि आपका आवेश देखिए सब में क्या था, बराबर था। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि विभवांतर बराबर रहेगा। वहां विभवांतर अलग अलग था, V1 V2 V3, और यहाँ पर क्या होगा, विभवांतर सबका समान रहेगा। जितना कंडेंसर जुड़ा हुआ रहे पैरेलल में, चाहे वो उसका धारिता कुछ भी क्यों ना हो, विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। V1 विभवांतर बराबर होगा, V1 की जगह सब जगह V ले लेंगे। जितना टोटल विभवांतर होगा पूरे सर्किट का उतना इसका सबका विभवांतर होगा। लेकिन आवेश क्या होगा, सब में अलग अलग होगा। Q1 Q2 Q3 Q आवेश दे रहे थे टोटल। यही आपका समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या देखे थे कि जितना भी कंडेंसर रहेगा, ठीक है, कुणाल किंग, कुणाल राज गुड मॉर्निंग, बोर्ड पर देखो बाबू। तो जितना भी कंडेंसर रहेगा समांतर क्रम संयोजन में, जितना भी कंडेंसर रहेगा, सब कंडेंसर के सब संधारित्र के प्रथम प्लेट को एक साथ एक बिंदु पर, सब के दूसरा प्लेट को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। सब के दूसरा प्लेट को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ेंगे, सब के पहला प्लेट को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ेंगे, फिर दोनों बिंदु को बाहरी परिपथ से जोड़ दिया जाता है, दोनों बिंदु। इसमें क्या होगा कि संधारित्र में धारिता कुछ भी क्यों ना हो,
आवेश सब में क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन प्लेट के बीच विभवांतर जो होगा समान होगा। आपको निकालना है धारिता के लिए व्यंजक, नहीं आपका टॉपिक आपका जो है संधारित्र के धारिता, समतुल्य धारिता का व्यंजक निकालना है। सेम उसी तरह से हम लोग ले रहे हैं पूरे संयोजन के लिए, पूरे संयोजन के लिए, पूरे संयोजन के लिए ले रहे हैं, पूरे संयोजन के लिए। तो Q बराबर क्या होता है, VC, Q बराबर VC, Q बराबर VC यानी CV, Q बराबर क्या होगा, CV। प्रथम संधारित्र के लिए प्रथम संधारित्र के लिए, ठीक है, तो प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम के लिए आवेश की जगह क्या है, Q की जगह Q1 और C की जगह है देखिए C1, V की जगह V, यानी कि Q1 बराबर C1V, Q1 बराबर C1V। उसी तरह से दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2V ना होगा, धारिता C2 दिया हुआ, विभवांतर आपका V दिया हुआ। दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2V और तीसरे संधारित्र के लिए Q3 बराबर C3V। जो टोटल आवेश जा रहा है पूरे सर्किट में आपका जो है, यहाँ पर जो टोटल आवेश जा रहा है Q, तो Q की जगह हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही तो आवेश गया था, तीनों में बट गया था। तो Q की जगह लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि टोटल जो चार्ज जो है, आवेश जो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जो वहां पे आया हुआ है उसका मान हम लोग क्या है, रख लेंगे, मान हम लोग रख रहे हैं। तो Q की जगह देखिए CV है, Q1 की जगह C1 भी है, इसके जगह C2 भी है, इसके जगह C3 भी कॉमन आके V से कट गया, यही समतुल्य धारिता का व्यंजक आपका आ जाएगा। यही आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपका फॉर्मूला दोनों का सिद्ध हो गया, दोनों का फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जब भी तुल्य धारिता होगा, श्रेणी क्रम में जो होगा कम होगा, और समांतर क्रम में जब भी होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा। समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता है उसका मान ज्यादा होगा। हाँ राम जन्म कुमार, ठीक है, स्पीड में ही चल रहे हैं, स्पीड में ही चल रहे हैं, आगे धीरे चले, स्लो चले या फिर इसी स्पीड से चले, आप लोग कमेंट करके बताइए, स्लो चले या इसी स्पीड में चले। तो श्रेणी क्रम में हम लोग देख रहे हैं क्या है कि श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता का मान जब भी आएगा तो कम होगा। ठीक है सुजल कुमार, ठीक है, इसी स्पीड से चले या स्लो चले इससे। हाँ फिगर के बारे में जितना हम बोले हैं लिखिएगा, फिगर के बारे में संतोष कुमार, हाँ ठीक है, यही ठीक है, फिगर के बारे में आपको लिखना है, अगर लिखने के लिए आएगा। हाँ ठीक है नंदू कुमार, और क्या है आपका जो भी है सब ठीक है। तो फिगर के बारे में जितना आपका लैंग्वेज यहाँ बोला जा रहा है उसको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। संतू कुमार, संतू कुमार, नितेश कुमार, जितना बोला जा रहा है, जैसे समांतर क्रम के बारे में लिखने के लिए आएगा तो फिगर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इसमें लिखना पड़ेगा समांतर क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें प्रत्येक संधारित्र के प्रथम प्लेट को एक साथ एक बिंदु पर और प्रत्येक के दूसरे प्लेट को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं और इन दोनों बिंदुओं को बाहरी परिपथ से जोड़ दिया जाता है। इस तरह के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में लिखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें प्रत्येक संधारित्र के क्या दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ते हैं। टाइम रहता तो और हम डिटेल में करके बोलते, लेकिन टाइम ही बहुत कम है,
जितना हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस लैंग्वेज को आपको लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है राजीव कुमार, ठीक है बाबू, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। एक चीज याद रखना कि श्रेणी क्रम में जो है समतुल्य धारिता जब भी आएगा तो कम आएगा, जो आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा उससे भी कम आएगा, जो न्यूनतम मान रहेगा उससे भी कम। और समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता रहेगा सबके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, सबके योगफल के बराबर होगा। डायरेक्ट अगर सबका मान बराबर दिया हुआ है तो सी डैश बराबर एन सी कर दीजिएगा, सी डैश बराबर एन सी कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका प्रतिरोध वाला देख रहे हैं, ठीक है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, प्रतिरोध का, ठीक। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, वो तो संधारित्र का था, कंडेंसर का है ना। प्रतिरोध का राजीव कुमार बोर्ड पर देखो, संतोष कुमार, संटू कुमार सब बोर्ड पर देखिए। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या है कि जितना भी प्रतिरोध रहेगा सबके दूसरे छोर को अगले प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को, मान लेते पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। प्रतिरोध को हम लोग लिए हैं R1, R2 और R3। तो पहला प्रतिरोध जो है उसके दूसरे छोर को अगले प्रतिरोध के पहले छोर के साथ जोड़ते हैं, फिर उसी तरह से इसका दूसरा छोर को अगला प्रतिरोध के पहला एंड के साथ जोड़ते हैं, मतलब 2 in 1 इसमें भी। और अंत में क्या करते हैं कि जो पहला छोर है पहला प्रतिरोध का और जो अंतिम प्रतिरोध है उसका दूसरे छोर को बाहरी परिपथ से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या देखते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या देखते हैं कि जितना भी प्रतिरोध रहेगा, वहां देखे थे संधारित्र में कि आवेश सब में बराबर था, इसमें करंट सब में बराबर रहेगा, विद्युत धारा सब में बराबर रहेगा। मान लेते हैं कि विद्युत धारा इसमें आई जा रहा है तो इसमें भी विद्युत धारा आई जाएगा और इसमें भी विद्युत धारा आई जाएगा। श्रेणी क्रम में जितना प्रतिरोध जुटा हुआ रहे, चाहे उसका प्रतिरोध कुछ भी क्यों ना हो, सब में विद्युत धारा का मान जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। अब विद्युत धारा बराबर होगा लेकिन वोल्टेज सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं इसका विभवांतर, पहला प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर मान लेते हैं V1 है और दूसरा के बीच का विभवांतर मान लेते हैं V2 है और तीसरा के बीच का विभवांतर मान लेते हैं V3 है, टोटल विभवांतर मान लेते हैं V है। पूरे परिपथ का विभवांतर, कुल विद्युत धारा क्या है, I, कुल विद्युत धारा हम लोग का I है ना। ये हम लोग का प्रतिरोध का श्रेणी क्रम से बता रहे हैं। लैंग्वेज आपको इतने लिखना पड़ेगा। अब देखिए पूरे संयोजन के लिए, पूरे संयोजन के लिए, ठीक है, तब पूरा संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर होता है, V बराबर होता है आई आर, नहीं तो V बराबर आई आर है ना। तो V बराबर आई आर प्रथम प्रतिरोधक के लिए, प्रथम प्रतिरोधक के लिए जो पहला प्रतिरोध है, तो पहला प्रतिरोध के लिए V बराबर आई आर, इसमें भी तो V1 बराबर आई R1, आई की जगह तो आई सब में रहेगा और पहला प्रतिरोध का R की जगह क्या है, R1 है, नहीं। उसी तरह से दूसरे प्रतिरोधक के लिए, दूसरे प्रतिरोधक के लिए V बराबर क्या है, यानी V2 बराबर, दूसरा के लिए देखिए हम वोल्टेज क्या लिए हैं, V2 लिए हैं, V2 बराबर आई R2। और तीसरे प्रतिरोधक के लिए, तीसरे प्रतिरोधक के लिए
तीसरे प्रतिरोधक के लिए नहीं, V बराबर क्या हो जाएगा, यानी V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। V3 बराबर हो जाएगा IR3 नहीं, V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? अभी जो टोटल वोल्टेज V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो टोटल जो वोल्टेज है V बराबर, V की जगह क्या है यहाँ पे IR, और यहाँ पर क्या है V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। ये तीनों को प्लस कर देंगे, यानी IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 नहीं, ये आपका I देखिए कॉमन आके कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका समतुल्य प्रतिरोध आएगा श्रेणी क्रम संयोजन में, जो कि हमेशा सब प्रतिरोध के योगफल के बराबर होगा। जितना प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा, सबके प्रतिरोध को आप जोड़ दीजिएगा तो वो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। क्लियर है? जितना प्रतिरोध रहेगा सबको जोड़ देना है। इसी का समांतर क्रम संयोजन देख लीजिएगा। तो समांतर क्रम संयोजन क्या है? तो समांतर क्रम संयोजन क्या है? समांतर क्रम संयोजन है ना। तो समांतर क्रम संयोजन क्या है ना, समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि जितना भी प्रतिरोध रहेगा, जितना भी प्रतिरोध रहेगा, सबके पहला छोर को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ते हैं। जितना प्रतिरोध रहेगा, जीके आर्यन बोर्ड पे बापू देखो, जितना प्रतिरोध मान लेते हैं इसका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो जितना भी प्रतिरोध रहेगा, सब प्रतिरोध का पहला छोर को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ेगा। और जितना प्रतिरोध रहेगा, सबके दूसरा छोर को एक साथ क्या करेंगे, दूसरे बिंदु पर जोड़ेंगे। सबके दूसरे छोर को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों बिंदु को, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, बाहरी परिपथ से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों बिंदु जो आया। हम लोग क्या करेंगे, जितना प्रतिरोधक रहेगा, सबके पहला छोर को एक साथ एक बिंदु पर और सबके दूसरे छोर को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ के दोनों बिंदु को बाहरी परिपथ से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या है कि समांतर क्रम में क्या होता है ना, समांतर क्रम में क्या होगा कि करंट सब में अलग अलग होगा, यानी कि जितना भी प्रतिरोधक रहेगा, सब में विद्युत धारा का मान जो होगा अलग अलग होगा। जितना प्रतिरोधक रहेगा, अगर इसमें करंट, टोटल करंट सपोज आई जा रहा है पूरे सर्किट में, पूरे परिपथ में विद्युत धारा अगर मान लीजिए आई प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें विद्युत धारा आपका I1 जाएगा, इसमें आपका I2 जाएगा, इसमें आपका I3 जाएगा। विद्युत धारा आपका क्या है, I जाएगा, है ना। टोटल प्रतिरोधक समतुल्य प्रतिरोध R लिए हैं। लेकिन समांतर क्रम में एक चीज है क्या कि विभवांतर सबका समान रहेगा। श्रेणी क्रम में देखे थे अभी विभवांतर आपका क्या था, अलग अलग था। इसमें विभवांतर जो होगा सबका समान होगा। अगर पहला का विभवांतर भी है तो दूसरा का भी विभवांतर भी है, तीसरा का विभवांतर भी। जितना प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, उनके सिरों के बीच का विभवांतर सब में क्या होगा, बराबर होगा। सब में विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे, पूरे संयोजन के लिए देख लेते हैं। पूरे संयोजन के लिए ना, तो पूरे संयोजन के लिए क्या है कि V बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर I बराबर जो हो जाएगा V बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। प्रथम प्रतिरोधक के लिए उसी तरह से निकाल लेना है।
प्रथम प्रतिरोधक के लिए, प्रथम प्रतिरोधक के लिए, तो प्रथम प्रतिरोधक के लिए V की जगह तो देखिए V, ये V तो सब में रहेगा ना, V बराबर I1 R1, I की जगह क्या है I1, R की जगह I1, V बराबर I1 R1, नहीं तो I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1, V बटे क्या हो जाएगा R1। उसी तरह से दूसरे प्रतिरोधक के लिए, दूसरे प्रतिरोधक के लिए जो हो जाएगा, दूसरा का प्रतिरोधक के लिए V बराबर क्या हो जाएगा I2 R2, V बराबर आपका हो जाएगा क्या I2 R2, नहीं V बराबर हो जाएगा I2 R2 बराबर हो गया क्या V बटे R2, I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2। उसी तरह से तीसरे प्रतिरोधक के लिए, तीसरे प्रतिरोधक के लिए जो तीसरा प्रतिरोधक है, नहीं तो तीसरा प्रतिरोधक के लिए भी उसी तरह से कर लेंगे, नहीं तीसरा प्रतिरोधक के लिए भी उसी तरह से कर लेंगे। V बराबर क्या I3 R3, I3 जा रहा है करंट और प्रतिरोधक है R3, V बराबर I3 R3, तो I3 बराबर हो जाएगा V बटे R3। अभी देख सकते हैं जो टोटल करंट I जा रहा है, ये टोटल करंट जो होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यही ना टोटल करंट तीनों में बटा था, क्योंकि I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों का वैल्यू, चारों का सम का मान यहां से रख देंगे। तो I की जगह देखिए V बटे R है, I1 की जगह देखिए V बटे R1 है, और I2 की जगह देखिए V बटे R2 है, V बटे R3, V कॉमन आके V ये वाला V से खत्म, तो 1 बाय R बराबर हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यही आपका समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम और धारिता कहते हैं प्रतिरोध श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हो गया। तो 4 क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं। पहला है संधारित्र वाला देखे थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दूसरा आपका ये देखे थे प्रतिरोध वाला श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। नहीं, प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो जो तुल्य धारिता होगा, जो कम वाला प्रतिरोध दिया रहेगा उससे भी कम आएगा। अगर 2 को के लिए निकालना है, अगर 2 को के लिए निकालना है तो 1 बाय R बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं 2 को के लिए अगर सबका मान बराबर वाला भी दे दे तो RP बराबर पैरेलल वाला R बटे N डायरेक्ट कर दीजिएगा। जितना आपका सब का प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, जे को आपका प्रतिरोध दिया हुआ उसका संख्या से क्या करना है, भागा दे दीजिएगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के लिए निकालने के लिए, उस तरह के प्रतिरोध को निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे, और समांतर क्रम में उसके संख्या से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। मान लेते हैं 3-3 ओम का प्रतिरोध है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, 3 को प्रतिरोध को, 3-3 ओम का 3 को प्रतिरोध को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। लेकिन समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 3 बटे 3, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 और क्या वो है 3, तो भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। समांतर क्रम में क्या भागा देना है, श्रेणी क्रम में क्या करना है, गुना करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए जूल के नियम को लिखें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जूल के नियम को लिखें, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है सचिन शर्मा, ठीक है बाबू, इसी स्पीड से चल रहे हैं। जूल के नियम को लिखें, नहीं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
विद्युत धारा जब किसी तार से होकर प्रवाहित होती है तो तार का जो अपना प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोध उसका अवयव है जो क्या करेगा, करंट को रोकने का काम करता है। विद्युत धारा को प्रवाहित होने से वो क्या करता है, रोकता है। नहीं तो जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है उसी को कहते हैं प्रतिरोध। नहीं तो प्रतिरोध करंट को क्या करता है, रोकने का काम करता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। तो ऊष्मा जो उत्पन्न हुआ किसके कारण, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। न विद्युत धारा प्रवाहित होता, न वो गर्म होता, न ऊष्मा उत्पन्न होता। इसी प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसमें जूल का नियम, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में जूल का नियम, एक फार्मूला आपको आप याद रखना, H बराबर I स्क्वायर RT। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला आप याद रखना, H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर क्या, I स्क्वायर RT। यही फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए इसमें 3 फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। किसी भी तार का अगर प्रतिरोध जब R तथा T नियत हो, यानी कि ना तो उसका प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध में भी कोई चेंज नहीं करना और जितना समय के लिए प्रवाहित हो रहा है उस समय में भी कोई परिवर्तन नहीं करना। अगर 2 गो तार है, दोनों का प्रतिरोध समान है, दोनों मान लेते हैं तांबे का तरिया, इसमें भी आधा घंटा तक करंट गया, इसमें भी आधा घंटा तक करंट गया, दोनों का प्रतिरोध समान है, दोनों में समान समय के लिए अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिसमें करंट ज्यादा जाएगा उसमें ज्यादा उत्पन्न होगा। समय ना बराबर है लेकिन करंट तो अलग अलग है। मेरा वही कहना है कि अगर प्रतिरोध और समय दोनों अगर बराबर रहे, दोनों तार का प्रतिरोध, दोनों में प्रवाहित धारा और प्रवाहित होने का समय, ये दोनों बराबर रहे तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगा किसका समानुपाती, I स्क्वायर का, यानी विद्युत धारा के वर्ग का। दूसरा आपका है जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो प्रतिरोध का समानुपाती होता है। जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है वो किसका समानुपाती, प्रतिरोध का। जितना ज्यादा तार का प्रतिरोध रहेगा उतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हेलो आधा घंटा बात करना। तो जो जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा, जितना ज्यादा तार का प्रतिरोध रहेगा उतना ज्यादा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। नहीं उतना, हाँ ऑब्जेक्टिव का भी चालू होगा छोटू कुमार, ऑब्जेक्टिव का भी होगा। ऑब्जेक्टिव टेंशन नहीं लीजिए, क्लास आप रेगुलर रहिए, हम खुद स्पीड में चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का भी होगा, बस 2 दिन के अंदर ही ऑब्जेक्टिव का शुरू कर देंगे। तो प्रतिरोध का कब, जब I तथा T नियत हो। नहीं यानी कि अगर 2 गो तार है, अगर 2 गो तार है और दोनों में करंट बराबर जा रहा है, मान लेते हैं 5 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, इसमें भी 5 एम्पियर का करंट जा रहा है और समान समय के लिए जा रहा है। आधा घंटा तक करंट इसमें भी जाएगा, आधा घंटा तक करंट इसमें भी जा रहा है। ठीक है, दोनों में समान विद्युत धारा और समान समय के लिए अगर जा रहा है तब जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो उसके प्रतिरोध के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। तीसरा नियम है S समानुपाती T। ठीक है, बस यहीं से आपको कॉपी करना। पहला I स्क्वायर का किए हैं, दूसरा R का किए हैं और तीसरा T का किए हैं। T का करेंगे जब I तथा R नियत हो, यानी कि जो करंट जा रहा है और जो तार का प्रतिरोध है वो दोनों बराबर है। मान लेते हैं 2 गो तार है, दोनों का प्रतिरोध बराबर है, दोनों कॉपर का तार है, चाहे दोनों एल्युमिनियम का तार है। नहीं
तो उसके बाद क्या है कि दोनों का प्रतिरोध बराबर है, दोनों में करंट भी बराबर जा रहा है, 5 एम्पीयर का करंट इसमें भी, 5 एम्पीयर का करंट इसमें भी। लेकिन एक वो तरिया में ज्यादा देर तक करंट दिए, दूसरा का तरिया में कम देर तक करंट दिए। जब जितना ज्यादा समय के लिए करंट देंगे, विद्युत धारा देंगे, उतना ज्यादा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। जितना कम देर के लिए देंगे उतना कम ऊष्मा उत्पन्न होगा। कहीं को दिक्कत? क्लियर है? तो आप लोग ये 3 गो नियम है जूल का पूछेगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव संबंधी कितना नियम है? 3 नियम। ऊष्मीय प्रभाव संबंधी जूल का 3 नियम है। पहला नियम में लिखिएगा कि जब तार का प्रतिरोध, जब 2 चालक तार का प्रतिरोध बराबर हो और समान समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तार में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये लैंग्वेज बना के आपको लिखना है। दूसरा नियम लिखिएगा कि जब किसी तार में समान समय के लिए समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा ऊष्मा उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। तीसरा नियम लिखिएगा, जब समान प्रतिरोध वाले तार में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, समान प्रतिरोध वाले तार में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित होने का धारा प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। ये जूल का नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। जूल का नियम आपका क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? उसी तरह से सर्किट में हम लोग देख रहे हैं, सर्किट में आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत है, किसी को बहुत जगह आप लोग को प्रॉब्लम फेस करते होंगे सर्किट में, नहीं? तो मान लेते हैं कि अगर परिपथ में, यदि परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध रहे, अगर परिपथ में क्या है? सिर्फ प्रतिरोध है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा आप पढ़ें। प्रत्यावर्ती धारा उसको कहते हैं जिसमें करंट जाएगा, लेकिन क्या होगा? उसका मान और दिशा हमेशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते रहता है, इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और दिष्ट धारा उसको कहते हैं जिसमें करंट का मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक समान रूप से करंट जाते रहेगा, उसको कहते हैं हम लोग दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ये 2 चीज बहुत ही जरूरी है, ठीक है? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ठीक? तो प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग का क्या है ना कि बहुत खतरनाक होता है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा कोई खतरनाक नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होता है लेकिन दिष्ट धारा कोई खतरनाक नहीं होता है। अगर परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध रहे तो प्रतिरोध रहेगा तो जिस दिशा में करंट जाएगा उसी दिशा में विभवांतर रहेगा, यानी दोनों एक ही दिशा में होगा। दोनों के बीच कलांतर जो होगा, दोनों के बीच कलांतर जो होगा 0 डिग्री। जिस दिशा में करंट जाएगा उसी दिशा में विभवांतर, दोनों एक ही साथ अधिकतम होगा, एक ही साथ न्यूनतम होगा, एक ही साथ 0 होगा। कब? जब परिपथ में प्रतिरोध रहेगा तब। लेकिन प्रतिरोध के स्थान पर, अगर प्रतिरोध के स्थान पर यदि परिपथ में सिर्फ प्रेरकत्व रहे, परिपथ में प्रतिरोध नहीं है, क्या है? प्रेरकत्व, यानी L नहीं, तो उसमें क्या होता है ना कि करंट जो होता है उससे 90 डिग्री जो होता है पश्चिमगामी होता है, ठीक है? वोल्टेज से करंट जो होगा 90 डिग्री क्या होगा? पीछे होगा, यानी कलांतर जो हो जाएगा फाई का मान 90 डिग्री, यानी कि π/2, ठीक है? इसमें क्या होता है? π/2, कलांतर π/2। वोल्टेज से 90 डिग्री करंट पीछे होगा, पश्चिमगामी होगा।
कलांतर कितना π/2। तो प्रतिरोध के स्थान पर क्या प्रेरकत्व है, तो इसमें जो करंट को रोकने का काम करता है, यानी प्रतिरोध के स्थान पर इसमें प्रतिघात लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रतिघात, जिसको कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। अगर परिपथ में सिर्फ प्रेरकत्व रहे, प्रतिरोध के स्थान पर प्रेरकत्व रहे, तो उसमें प्रेरणिक प्रतिघात, इसको XL से सूचित करते हैं। क्या चीज से? XL से। और XL बराबर होता है ओमेगा L। ओमेगा की जगह 2πN भी लिख सकते हैं। L हो गया प्रेरकत्व। अगर प्रेरकत्व रहे तो प्रतिरोध के स्थान पर इसमें प्रेरणिक प्रतिघात लेते हैं, XL लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L। नहीं, ओमेगा की जगह क्या 2πN। मेन क्लास रहता तो और इसको डिटेल भी करते, पूरा बाय फिगर हम लोग सिद्ध करके बताए थे। तो दूसरा चीज आपको ये याद रखना, अगर डीसी सर्किट रहे, एसी और डीसी अभी जस्ट बता रहे थे हम लोग, डीसी सर्किट रहे तो प्रेरणिक प्रतिघात का मान 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अगर डीसी रहे, एसी के जगह डीसी रहे, तो प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? ये हो गया अगर प्रेरकत्व के, अगर परिपथ में क्या प्रेरकत्व रहे, और अगर परिपथ में धारिता रहे। यदि परिपथ में सिर्फ धारिता हो, परिपथ में क्या है? सिर्फ धारिता, प्रतिरोध नहीं है, प्रेरकत्व भी नहीं है, क्या है? धारिता है। तो धारिता रहेगा तो करंट से वोल्टेज जो होगा ये होगा, यानी कि फाई का मान, कलांतर का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसमें भी 90 डिग्री, प्रेरकत्व में भी 90 डिग्री था, और कलांतर इसमें भी आपका धारिता रहे तो भी 90 डिग्री। अंतर यही है, अंतर आपका यही है कि प्रेरकत्व में क्या देखे थे? करंट 90 डिग्री पीछे था, इसमें देखिए करंट 90 डिग्री आगे है। वोल्टेज से करंट 90 डिग्री क्या है? आगे है। किसमें? नहीं, किसमें? जब परिपथ में धारिता, उसमें लिए थे प्रेरणिक प्रतिघात, इसमें लेंगे धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात XC, उसमें XL से सूचित किया, इसमें क्या है? XC से सूचित करेंगे। उसमें था ओमेगा L, इसमें है फॉर्मूला 1/ओमेगा C। 1/ओमेगा C, ओमेगा की जगह 2πN, C तो लिखिए दिए। चाहे प्रेरणिक प्रतिघात हो या धारितीय प्रतिघात हो या प्रतिघात हो, दोनों एक के हैं। दोनों का मात्रक भी ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है ना, तो उसी तरह से इसका भी मात्रक क्या है? ओम है ना, इसका भी मात्रक आपका ओम है। अभी देखे थे डीसी सर्किट में जो दिष्ट धारा परिपथ है, उसमें प्रेरणिक प्रतिघात XL का मान 0 था, लेकिन इसमें XC का मान 0 नहीं होगा, इसका XC का मान क्या होगा? अनंत होगा। धारितीय प्रतिघात में चूंकि आवृत्ति का मान 0, तो 1/0 टोटल 0 हो जाएगा, नीचे 1/0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। AC के जगह अगर DC रहे तो प्रेरणिक प्रतिघात यानी आवृत्ति का मान 0, तो 0 तो टोटल 0 हो गया था, लेकिन इसमें 0 रखिएगा DC के लिए, इनका मान तो 0 होता है DC के लिए, तो जब 0 रखिएगा तो टोटल 1/0 हो जाएगा, इंफिनिटी, अनंत हो जाएगा। डीसी के लिए धारितीय प्रतिघात का मान कितना? अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका धारिता रहे तो हो गया। अगर परिपथ में, यदि परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों, प्रतिरोध और प्रेरकत्व क्या है? दोनों, यानी LR सर्किट ना,
एल आर सर्किट, प्रेरकत्व भी है और प्रतिरोध भी। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें एल भी है और आर भी है। तो इसमें आपका कलांतर को निकालने के लिए हम लोग वी एल वाई वी सी यानी कलांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, कलांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, टेन फाई निकालते हैं। कलांतर के लिए क्या करते हैं, टेन फाई निकालते हैं। ठीक है, इसमें टेन फाई निकालते हैं। तो टेन फाई हम लोग निकालने के लिए क्या है, एक्सएल बाय आर करते हैं, यानी फाई बराबर टेन इनवर्स एक्सएल बाय आर। उतनी चीज आपको अभी क्लास में बताया जा रहा है, जितना चीज आपका पूछ रहा है और पूछने वाला है पूरा हम लोग सिद्ध किए थे मेन क्लास में, जो कि आपको अभी सिद्ध करने का जरूरत नहीं है। दूसरा बात, आप एल आर परिपथ में अगर प्रतिबाधा लेंगे, ठीक है, उसमें जो है क्या लेंगे, प्रतिबाधा लेंगे। प्रतिरोध के स्थान पर इसमें क्या लेते हैं, प्रतिबाधा लेते हैं। अगर परिपथ में 2 गो रहे चाहे 3 गो रहे, प्रतिरोध धारिता रहे, प्रतिरोध प्रेरकत्व रहे, प्रेरकत्व धारिता रहे, या प्रतिरोध प्रेरकत्व धारिता तीनों रहे, मतलब परिपथ में 2 गो रहे या 2 गो से ज्यादा तीनों रहे, तो उसमें प्रतिरोध के जगह क्या लेते हैं, प्रतिघात लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रतिघात, जिसको जेड से सूचित करते हैं। प्रतिघात को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्सएल की जगह ओमेगा एल या 2 पाई एल रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एल आर सर्किट में, यानी कि जब परिपथ में क्या है, प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों हो। अगर मान लेते हैं कि परिपथ में, यदि परिपथ में प्रतिरोध तथा धारिता दोनों, यानी कि आरसी सर्किट, कौन सा सर्किट, आरसी सर्किट, प्रतिरोध भी है और धारिता भी है। तो इसमें भी कलांतर उसी तरह से निकालेंगे। कलांतर के लिए क्या करेंगे, टेन फाई बराबर एक्स सी बाय आर, यानी कि फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर। इसमें भी प्रतिरोध की जगह क्या लेंगे, प्रतिबाधा लेंगे। नहीं, इसमें भी प्रतिबाधा लिए थे, तो इसमें भी प्रतिबाधा जैसे बताए थे कि प्रतिरोध की जगह 2 को रहे चाहे 2 को से ज्यादा रहे सर्किट में, तो प्रतिबाधा लेते हैं। जेड से सूचित करेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर प्लस क्या, एक्स सी स्क्वायर। ये हो गया आपका, इसमें आपका ये हो गया कब, जब परिपथ में प्रतिरोध और धारिता दोनों। हाँ ठीक है दिनेश कुमार, अगर परिपथ में मान लेते हैं, परिपथ में अगर मान लेते हैं कि यहां पर प्रतिरोध और धारिता दोनों था, मान लेते हैं कि प्रेरकत्व और धारिता, प्रेरकत्व और धारिता, ठीक है, प्रेरकत्व भी है और क्या है, धारिता भी है। एल और सी सर्किट, एल सी सर्किट, तो जेड बराबर क्या लिख देंगे, एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी कि प्रतिबाधा जो हो जाएगा, जो प्रतिबाधा होगा एक्सएल माइनस एक्ससी के बराबर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी होगा। जब कब, जब प्रेरकत्व और धारिता दोनों। मान लेते हैं कि
मान लीजिए कि तीनों रहे, मेन वही है, मेन आपका वही है LCR परिपथ, LCR परिपथ तीनों है ना। दिनेश कुमार बोर्ड पर देखिए, प्रतिरोध भी है, अब वोल्टेज भी है। तो कह रहे थे कि तीनों है, परिपथ में प्रतिरोध भी है, प्रेरकत्व भी है और धारिता। तो अभी जस्ट देखे थे कि प्रतिरोध वाला में केस नंबर 1 में देखे थे कि जब प्रतिरोध रहता तो जिधर वोल्टेज उधरे करंट, यानी कि दोनों एक ही दिशा में। प्रतिरोध वाला जो वोल्टेज होगा, ये प्रतिरोध वाला जो वोल्टेज ये करंट होगा, प्रतिरोध वाला जो करंट होगा उसी दिशा में नहीं, जिधर वोल्टेज उधरे करंट। लेकिन प्रेरकत्व में देखे थे, प्रेरकत्व में देखे थे कि करंट था पीछे, VL, इधर VR ले लेते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और धारिता वाला केस नंबर 3 में देखे थे, जब धारिता रहता था तो वोल्टेज के जो ये करंट से वोल्टेज क्या 90 डिग्री आगे, ये VC। जब तीनों रहेगा तो इस तरह का रहेगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, यानी दोनों टोटल मिला के हो गया 180 डिग्री नहीं, ये मिला के आपका 180 डिग्री हो गया। जब प्रतिरोध रहेगा तो जिधर करंट उधरे वोल्टेज, प्रेरकत्व रहे तो करंट से वोल्टेज जो होगा आगे होगा, करंट जो होगा इस तरह से आपका तो ये दोनों का कलांतर क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि टोटल वोल्टेज निकालेंगे VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR की जगह IR, VL की जगह IXL और IXC। टाइम नहीं है बाबू, थोड़ा स्पीड में देखा कीजिए। I वहां चल आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I को नीचे करेंगे तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और V बटे I बराबर क्या हो जाएगा, Z। क्या हो जाएगा, Z, यानी कि प्रतिबाधा। क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा। Z बराबर हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपका प्रतिबाधा हो गया। कब, जब परिपथ में धारिता भी है, प्रेरकत्व भी है और प्रतिरोध भी है। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का अगर मान लेते हैं ये पूछ दिया जाए, मात्रक पूछ दिया जाए तो वही मात्रक दीजिएगा ओम। प्रतिबाधा का मात्रक पूछे, चाहे प्रतिरोध का पूछे, चाहे प्रतिघात का पूछे, प्रेरणिक प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, जो भी पूछे, उसका मात्रक जब भी देना है क्या देना है, ओम देना है। क्या देना है, ओम देना है। क्लियर है यहां तक? कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, किसी भी तरह का है प्रॉब्लम तो कमेंट करके पूछिए। ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन होगा, थोड़ा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं इसलिए कि टाइम तो बहुत कम है हम लोग के पास, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे बाबू। ऑब्जेक्टिव कब होगा विवेक कुमार? ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा 2 या 3 दिन के अंदर ऑब्जेक्टिव होगा, 2 या 3 दिन के अंदर ऑब्जेक्टिव होगा।